पढ़ लें फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? चलें, कल की थोड़ी सी रिवीजन कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मज़ीद आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। कल हमने एक ही रिवोल्यूशन देखी थी, 2 साल के बाद रिवोल्यूशन हुई थी। हमने खरीदा था एसेट 100 का, फर्स्ट सैलरी 18 का था, लाइफ उस वक्त एसेट की क्या थी 10 साल। इट वॉज रिवैल्यूड ऑन फर्स्ट जनवरी एट 10 मिलियन। और फिर हमने कहा था कि ये एक वर्किंग है टेबलर फॉर्म में जो हम बनाया करेंगे और इसी से ही सारे काम किया करेंगे। 100 10 की डेप्रिसिएशन, 100 की एंट्री एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, पेबल क्रेडिट या फिर एडवांस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अगले साल की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब एसेट रीवैल्यू होता है तो सबसे पहली एंट्री एक होती है, वो कौन सी? ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब हमने तो टी अकाउंट बनाया था और वहाँ से 20 की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली थी। यहाँ से डायरेक्टली कैसे इस एंट्री के लिए निकालेंगे? यहाँ से आप निकालेंगे ये वाली रीवैल्यूड अमाउंट और इससे पिछली कॉस्ट। इन दोनों के दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन आपने की हुई हैं इन सबको आप सम करेंगे और एंट्री बना लेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। मीन्स हमें टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एंट्री कर देंगे डायरेक्टली हो। कल जस्ट आपको समझाने के लिए वहाँ पे बनाया गया था, पूरा टी अकाउंट बनाया था और फिर दिखाया था कि ये देखो 20 आ गई है, अब हम एंट्री पास कर देते हैं। तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ से करेंगे। एक 10 ये और दूसरा 10 ये, हमारी एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो हमारा एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट से निकल कर किस पर पहुंच जाएगा? अपनी डब्ल्यूपी पर जाएगा, बुक वैल्यू पर जाएगा। यहाँ से अगली जो सी भी एंट्री बन रही हो उसको आपने रूल के तहत एंट्री बनानी है। कभी ये बढ़ रहा होगा, कभी ये कम होगा। तो रूल हमें आता होगा तो हम आराम से काम कर लेंगे। रूल एक ही है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। डेबिट नेचर में डेबिट चीज ऐड होती है और क्रेडिट चीज लेस होती है। क्रेडिट में क्रेडिट चीज ऐड होती है और डेबिट चीज लेस होती है। ये रूल कहाँ से बना है? ये आपका, आप एसेट अकाउंट देख लो, ओपनिंग डेबिट है, डेबिट में डेबिट क्या हुआ? ऐड हुआ। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती है वो क्या करते होते हैं? लेस करते हैं, क्लोजिंग आ जाता है। तो डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस। ठीक। ऑन अदर हैंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, इसमें ये चीज ऐड करते हैं, अगर यहाँ पर आ रहा तो लेस करते हैं, फिर क्लोजिंग आता है। तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस, कहानी खत्म। तो ये रूल बन गया आपका। और अब आपका एसेट डेबिट नेचर पर है, रिवैल्यू सरप्लस इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी क्रेडिट होती है, वो क्रेडिट नेचर पर है। और तीसरा कॉलम को प्रॉफिट के हिसाब से सोचना है। किसके हिसाब से? प्रॉफिट के हिसाब से सोचना है। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। ये कौन सी नेचर का कॉलम हो गया? ये भी क्रेडिट नेचर का कॉलम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला एसेट हमने क्या किया? प्लस हुआ तो मीन्स एसेट डेबिट, और ये रिवैल्यू सरप्लस क्रेडिट नेचर पे है, ये भी प्लस हुआ, ये क्रेडिट। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट हमारा पूरा हो गया।
एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अगली चीज आपको बताई थी, जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाती है, निल हो जाती है। ये आपको एक फिक्रा लिखवाया था, आज मजीद 2-3 फिक्रे लिखेंगे और फिर उससे आगे हम लेकर चलेंगे। डेप्रिसिएशन की हमने, और फिर हमने कहा कि ये अदर इंक्रीमेंटल इजाफी डेप्रिसिएशन है। ये रिवैल्यूएशन के बाद की डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन से पहले की डेप्रिसिएशन में 3.75 का डिफरेंस है, ये इजाफी है। तो ये इजाफी डेप्रिसिएशन आ गई। उर्दू में इजाफी डेप्रिसिएशन बोल लेंगे, इंग्लिश में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बोल लेंगे। इसकी भी आधी एंट्री नजर आ रही है, सबकी तकरीबन आधी नजर आ रही होती है ना। दूसरा इफेक्ट तो हम लिख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट और ये लेस हो रहा है, तो फिर ये क्या चीज बनेगी, डेबिट। ये डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट है और इसने जाना कहाँ पे है, रिटेन्ड अर्निंग में जाना। डब्ल्यूडीवी आ गई, फिर डेप्रिसिएशन की वही वाली एंट्री आ गई आपकी। अब आए अगले फिक्रे पर, ये देखकर बताएं ये एसेट अपनी इस वक्त कॉस्ट पर है या फिर रीवैल्यूड अमाउंट पर है? कॉस्ट पर है पक्का। इसकी कॉस्ट थी यहाँ पर, यहाँ पर ये तो रीवैल्यूड अमाउंट है, ये 110, ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट है। तो अगला फिक्रा लिखें, वहीं पर लिख लीजिएगा। ये फिक्रे आपको एग्जाम में गूंजने चाहिए, क्या होने चाहिए, गूंजने चाहिए एग्जाम में। आपके कानों में बार बार ये आएंगे और बार बार आके आप कहेंगे कि यस ये तो चुटकी में क्या हो गया, आपका सवाल हो गया। लेकिन पहले लॉजिक क्लियर करने के बाद, मैंने पहले लॉजिक क्लियर करवाइए, उसके बाद फिक्रा लिखवा रहा हूं। फिक्रा लिखना है जी आपने, किसी भी उसके बाद साथ रुक गए हैं, ये भी लिखना नहीं, ये नहीं लिखना। मैंने कहा कल का लेक्चर रहने दिया जाए, आज जो भी चेंजेस करनी है वो आज कर दिए। अलग से किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट या तो अपनी कॉस्ट या फिर रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। एक ये आपने लिख लिया, एक कल लिखा था, वो क्या था, जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निल हो जाती है। ठीक है जी, आप समझ लग गई? तो बोले फिर किसी भी ईयर एंड पर एसेट काउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। गुड, वेल डन। 110 पे है ना? एसेट अकाउंट WDV पे होगा ना, वो तो बन ही WDV पे रहा होगा, वो तो बन ही किस पर होगा, रहा होगा WDV पे रहा होगा, वो तो काम ही एक डिफरेंट है। ठीक है, तो हम तो अलग-अलग रख के चल रहे हैं और नॉर्मली ज़्यादातर अलग-अलग होता है। हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर वो वाला काम देता है।
ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तो फिर उसको भी लेके चलेंगे। लेकिन जब आपने नोट बनाना है, क्या बनाना है, नोट बनाना है, तो नोट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फिक्रे आपको आते हैं। आपका नोट ऐसे बनेगा इंशाल्लाह, ठीक बनाएंगे आज इंशाल्लाह, नोट भी बनाते हैं। फिर रिवर्स ऑर्डर में नोट बनाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। रिवर्स ऑर्डर का पता, करंट ईयर जब आया सवाल वो नहीं, करंट ईयर पहले, लास्ट ईयर बाद। मीन्स आप, मुझे तो नहीं पता कौन सा साल आपको आ जाना, या आपको पता है? अब इसके अंदर भी 3 साल हैं, 4 साल हैं, 5 साल हैं, तो कौन सा साल आएगा पेपर में नहीं पता। ठीक, तो हमें करंट ईयर का बनाना आना चाहिए डायरेक्टली इसी क्वेश्चन से। जब देख के बताएं कि 31 दिसंबर 20 पर एसेट किस वैल्यू पर मौजूद होगा, फिक्र क्वेश्चन से पढ़कर बस फिक्रा पढ़ना है, फिक्रा याद करना है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। रीवैल्यूएशन कब हुई? 1 जनवरी 20 पर। तो 31 दिसंबर 20 पर कितने पर मौजूद होगा? 100 पर। तो क्लोजिंग मिल गया आपको, क्या मिल गया? क्लोजिंग मिल गया। कहां से? क्वेश्चन। टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट पहले टी काउंट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, नोट बना रहे होते हैं। मुझे फीडबैक मिला होगा मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात करके, तो 110 मिलियन। ये बताएं 31 दिसंबर 19 पर कितने पर मौजूद होगा? क्वेश्चन से पूछना है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। ईयर कब हो रहा है? 1 जनवरी। 31 दिसंबर 19 यहाँ पर है, तो कितने में मौजूद होगा? इससे पहले कॉस्ट पर मौजूद। गॉट द पॉइंट? तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछा करेंगे और उठा के ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया करेंगे। तो आधा सवाल नोट का कहाँ से हो जाएगा? जिस क्वेश्चन से, बगैर वर्किंग बनाए। मीन्स कम से कम ओपनिंग क्लोजिंग तो लिखे ही जाएंगे। और जब ओपनिंग क्लोजिंग को आपको पक्का पता हो तो फिर दरमियान वाले काम करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं जाता। हाँ, ये वर्किंग हमारी बेस है, वर्किंग हम करेंगे इंशाल्लाह। ले जी, ये रिवर्सिंग सरप्लस आया था, हम कहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पर मौजूद थे, और इसकी पोस्टिंग हमने शायद नहीं की थी, जर्नल एंट्रीज कर दी थी। हाँ, तो जर्नल एंट्रीज की थी हमने 31 दिसंबर 20 तक की थी हमने। 31 दिसंबर 20 तक पोस्टिंग भी कर छोड़ते हैं। 31 दिसंबर 20 कैरेट डाउन कितना आया जी? 13.75। ठीक, रिवेल्यूएशन सरप्लस में एक एंट्री रहती है, रिवेल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। 31 दिसंबर 20 3.75 और ये कैरेट डाउन आ गया 26.25। ऐसे ही 26.25 भी बन जाएगा ना? तो देख लेते हैं ऊपर से जाके 26.25। ये पूरे का पूरा रियल सरप्लस का अकाउंट है। और कह सकते हैं ये पूरे का पूरा, अगर जैसे बच्चे ने बात की एसेट अकाउंट अपनी WDV पर बन रहा हो, तो फिर ये एसेट अकाउंट अपनी WDV पर इस वक्त चल रहा है। हमने उसको क्या रखना है? अपनी कॉस्ट पर और रिवेल्यूड अमाउंट के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है बस। एक आएगा रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट के अंदर एक आता है BD 1 जनवरी 20 का, जो चीज़ें लर्न की थी वो अब मैं लिखने लगा हूँ। एक आएगा यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैं उसको PAT बोल रहा हूँ। एक आएगा यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट।
जैसे ड्राइंग होती है, और एक अब एंट्री ये वाली पोस्ट हो रही है यहाँ पर, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रीटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो यहाँ पर एक एंट्री आ जाएगी 3.75, ये ठीक है। चूंकि इसके अंदर प्रॉफिट ने आना है, डिविडेंड वगैरह ने आना है, जो सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए ये वाला अकाउंट बनाया भी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसका सीडी भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मौजूद हो, अगर कोई डिविडेंड दिया हुआ वो मौजूद हो, तो ये आराम से आ जाएगा, और हम पढ़ेंगे इसको बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के चैप्टर में, क्योंकि ये इक्विटी का पार्ट है, ये भी इक्विटी का पार्ट है, ये भी क्या है, इक्विटी का पार्ट है। तो अगर ये बताएं ये दोनों इक्विटी के पार्ट हुए, तो क्या IAS 16 में जो रिवैल्यूएशन सरप्लस सीखी है, क्या वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाले चैप्टर में भी आ सकती है? yes, आ सकती है। एक एडजस्टमेंट उठाएं, रिवैल्यूएशन उठाएं और दे तो एंट्रीज आ जाएंगी दरमियान में, ठीक। यही रीजन है कि हम IAS 16 सबसे पहले शुरू करवाते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जगह पर जाके क्या करना होता है, बिखरना होता है। जब वो मुख्तलिफ जगह पे जा रहा होता है, तो वो वाले टॉपिक अगर पहले शुरू करवा दूं, तो फिर मुझे दो दफ़ा पढ़ाना पड़ेगा। एक दफ़ा पहले उसका हल्का सा सिर्फ बेसिक करवा पाऊंगा, उसको फाइनल कंक्लूड नहीं कर सकता। तो हमने टाइम वेस्ट भी नहीं करना, और कोशिश ये करनी है कि एक चीज़ जो सीखी है वो अगली जगह पे जाके क्या हो रही हो, रिवाइज हो रही हो और इंप्लीमेंट हो रही हो। सर ये रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली एंट्री दोबारा से करवा रही है, एंट्री यहाँ पर कीजिए, इसकी क्या चीज़ दोबारा से कराऊँ, एंट्री दोबारा से लिख दूँ, अगले साल में लिख देता हूँ, या इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से दिखाऊँ। कॉन्सेप्ट की भी तो कहानी बहुत सारी डिस्कस हो रही है। दोबारा से एंट्री क्या हो रही है जी, अगले साल डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 13.75। ये कहाँ से देख के लिखेंगे, ये यहाँ से देख के लिखेंगे, कहाँ से, किधर से, ओ वर्किंग से। ये 13.75 की एंट्री पास की, अब किसकी करनी है, इसकी। ये क्या है, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 3.75 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एटलीस्ट आपको ये वाला हिस्सा वर्किंग में नजर आ रहा है विद रूल, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्रेडिट में डेबिट आए तो वो कम होता है। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस तो सामने नजर आ रहा है कि ये डेबिट होना है। रिटेन्ड अर्निंग दूसरा याद रखेंगे कि कहाँ पे जाना है, रिटेन्ड अर्निंग में जाना है। तो ये एंट्री दोबारा से होगी, लेकिन मैंने भी इसकी लॉजिक डिस्कस नहीं की है। डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक अदर सवाल मजीद मौजूद है, कॉन्सेप्ट को मजीद पक्का करने के लिए। क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 18 एंड 19 वर्ष, क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन करने से पहले 200 मिलियन रिस्पेक्टिवली है। डिविडेंड 18, 19, 20 सारे साल, क्योंकि मैंने कल एक साल मजीद ऐड कर दिया था, क्वेश्चन बनाते हुए चेंज कर दिया था, 20 तक ले गया था, 18, 19, 20 तीनों साल ले देते हैं, 21 ले देते हैं। प्रॉफिट ड्यूरिंग 2000 आप आए तो ये गायब हो गए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है।
वेलकम। हाँ, आप आए तो बाहर आए। ओए, एक तो ये कभी कभी जो है ना किधर चला गया, ये सवाल नहीं था हमारा। अच्छा, ये कल यही सवाल नहीं किया था, पता नहीं कौन सा सवाल किया था, ये पहले किया था बिल्कुल स्टार्ट में। इसके अगले हिस्से में हमारी क्या चीज़ें हैं, ये वाली एंट्रीज हैं जो हम सीख रहे थे, और मेरा सा आगे पीछे हो गया हाथ लगने से। नहीं, पता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या करने लगे थे, थोड़ा सा अमेंड करने लगे थे। ड्यूरिंग 2018, 19, 2020, 2021 got 200 million respectively. Dividend announced on 31 दिसंबर 18 इतने, इसको 19 बोलते हैं, उसको 20 बोल देते हैं। Amounted to ₹190 and 190 million, दोनों सालों में 190 मिलियन डिविडेंड। रिक्वायरमेंट, prepare working of revaluation, pass journal entry and prepare relevant accounts। मैं असल में कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट मैंने तब बनाई थी हमारी जल्दी इसको, ठीक है। अब जरा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम ये एंट्री पास करते क्यों, क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट करते क्यों। इंसर्ट, दो हजार 18, 2019, 2020, 2021 प्रॉफिट आ गया बिफोर डेप्रीसिएशन, कितना, 200 मिलियन बोला हुआ है, ऐसे ही है, 200 मिलियन हर साल में ही दिया हुआ। डन। ये बताएं डेप्रीसिएशन कितनी हो गई 2018 में, कितनी, 10, ऐसे ही है, क्या हुआ, आंसर नहीं, और 2019 में भी वही है, 10 ही है। 2020 में कितनी है, 13.75 आए जनाब। डेप्रीसिएशन, यार क्या मसला है आज, वो क्या गया, लोडिंग शायद ज्यादा हो गई है। किसको, लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दें, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम अपने इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, जो तंग कर रहा है। डेप्रीसिएशन क्या यहाँ पर 10 की हुई है जी, इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आएगा टैक्स का एक्सपेंस जो कि कोई भी नहीं आ रहा, फिर क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ गया है 190 मिलियन, ठीक है। और हम शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि यार ये सारे के सारे क्या ले लो, 190 आप ले लो, कह सकते हैं ना, जो कमाया सारा का सारा बांट दें, ठीक है। अगले साल क्या हुआ, अगले साल भी यही हुआ, ये सारे का सारा क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। इससे अगले साल हमारा एसेट क्या हुआ है, रीवैल्यू होके अब चला गया,
सरप्लस आ गया। डेप्रिसिएशन क्या किया हमने, ज्यादा कर दी एसेट के बढ़ने की वजह से। प्रॉफिट कितना हो गया बताएं ना, प्रॉफिट कितना हो गया? 196.25। क्या शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं जनाब इज्जत माफ डायरेक्टर साहब कि एसेट बढ़े थे, वैल्यू बढ़ी है, आपने डिविडेंड कम कर दिया, ये क्या बात हुई? वो रिजर्व में चला गया और वो रिजर्व में चला गया। रिजर्व किसके हैं? वो भी मारे हैं तो हमें दो। पैसे बढ़ गए तो हमें दो भाई। वो किसके हैं? हमारे हैं। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं जनाब बेवाला ठीक है वो आपके ही हैं लेकिन हम दे नहीं सकते आपको। तो क्यों नहीं दे सकते? तो इसलिए नहीं दे सकते कि स्टैंडर्ड कहते हैं कि नहीं देना। स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये अभी अर्नड नहीं हुए। क्या नहीं हुए? अर्नड नहीं हुए। अर्निंग कैसे होती है? जब चीजें या तो आप यूज करें, अर्निंग कैसे होती है, या बेनिफिट यूटिलाइज कैसे होता है। ये डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं कि हम बेनिफिट यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो या तो यूज करके या फिर डिस्पोजल करके बेच के आप कमा सकते हैं। तो अर्निंग तब होती है बेनिफिट यूटिलाइज या यूज करके होगा या बेच के होगा। तो हमने बेचा तो है नहीं, हम तो यूज कर रहे हैं और ये एकदम से जो वैल्यू बढ़ी है ये हम आपको नहीं दे सकते। फिर शेयर होल्डर का हक है उस शोर में चाहे जनाब इज्जत मार। हमें पहले आप 190 दे रहे थे, अब आपने क्या किया? अब आपने हमारे साथ क्या किया? 186.25 186.25 ये हुआ। अब जरा गौर से देखें रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट। यकम जनवरी 18 बीडी कितना? नील। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 190। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड, पेएबल क्रेडिट 190। सीडी क्या आ गया हमारा? नील। ठीक, अगला साल यकम जनवरी 19 बीडी नील। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 190। डिविडेंड दे दिया आपने वंस अगेन 190। सीडी नील। यकम जनवरी 20 बीडी आपने इतना किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया 180.25। तो क्या शेयर होल्डर बोलेंगे जनाबे वाला आपकी मेहरबानी, एसेट की वैल्यू भी बढ़ रही है और आप हमें दे भी नहीं रहे पैसे, हमारे पैसे खा रहे हैं। अगली कहानी, क्या 2020 में एसेट की वैल्यू स्टार्ट में बढ़ी? क्या हमने उसका बेनिफिट यूज कर लिया? नहीं, बेनिफिट यूज कर लिया, एक साल तो यूज कर लिया ना, 2020 यूज कर लिया, तभी तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने। लेकिन चार्ज ज्यादा कर दी एसेट की वैल्यू बढ़ने की वजह से। फिर हमने एक एंट्री पास की इंक्रीमेंटल इजाफी डेप्रिसिएशन की कि हमारा शेयर होल्डर बेचारा वो तप्पे ना। क्या एंट्री पास की? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग 3.75। कैन आई गिव वंस अगेन 190? यस आई कैन। कितना हो गया? हो गया है, मैं दे सकता हूं। रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़े हुए नहीं दे सकता था, आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं दे सकता डिविडेंड। ये आउट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, ये रिटेन्ड अर्निंग है। यहां पर जितने पैसे पड़े हैं सारे के सारे दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये अर्न हो चुके
हैं, इतना हिस्सा अर्न हो चुका हुआ है। और वो वाला मसला भी नहीं आया कि पैसे दिए नहीं, बनते तो शेयर होल्डर के ही थे ना। तो ये इसकी छोटी सी लॉजिक है, अगर क्लिक हो गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रट्टे तो आप लगाएंगे हैं जी। मसला बस मेरे साथ थोड़ा सा ये है, कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ की लॉजिक थोड़ी बहुत मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँ। यू कैन गिव 190 वंस अगेन, और जो शेयर होल्डर अगर कोई शोर मचा सकता था तो अब शोर मचाने के काबिल नहीं। जो इजाफी डेप्रिसिएशन कर रहे थे हमने एक हिसाब से बार बार इक्विटी टू इक्विटी क्या कर दिया, वहां पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है जनाब, लॉजिक पता चल गई बेटा? हमने कहा था, मेरे तो प्लान में पहले से ही था, क्वेश्चन इसीलिए लिखा हुआ था। तो यहां पर प्रॉफिट कम नजर आ रहा है, लेकिन शेयर होल्डर को मुकम्मल पैसे मिलेंगे। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड? बात तो कोई जूनियर ही आ जाता है आपके पास पूछने के लिए। बड़ा आसान सा हल है, यार पड़े हुए बड़ा आसान हो गया। क्या बात है, हमारे जवाब दिया तो। हाँ तो और क्या कहना है? क्या मेरे पास आते ही थे जूनियर, क्या भाई मुझे मिलते ही नहीं थे, मेरे तो कोई फैलो ही नहीं थे। आर्टिकल्स, डायरेक्ट आर्टिकल्स में कैप किया, वहाँ पर चंद 5-7 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, वो भी सारे सीनियर, हम आ गए जूनियर। वो सीए इंटर कैप क्वालिफाइड, हम थे बीकॉम। ठीक है ना? तो कोई मुकाबला नहीं था, कोई जूनियर ने आगे पूछा ही नहीं था। ये तो आपके लिए है ना कि यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठे हुए जूनियर, ये वो सारे, हर किस्म की वाम आप लोगों के साथ है, सीनियर भी जूनियर भी। आप लोगों को भी तो ऐसा जवाब देता होगा ना, सीनियर से पूछ लेते होंगे तो, क्या नहीं? ले जी, रिटेन्ड अर्निंग की लॉजिक आपको मिल गई। Now let's do a note. अब हम क्या बनाते हैं? जी बेटा, किसकी पॉकेट में? इट्स अप टू यू कि आपने कितना देना है उसको। आप मैक्सिमम 190 दे सकते हैं। बिजनेस जितना कमाए मैक्सिमम उतना दे सकता है। मैंने ये 190 क्यों रखा है? मैंने समझाने के लिए रखा है कि जो कमाया वो सारे का सारा अगर हम दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। कुछ चीज समझानी है ना मैंने कि ये जनाब लॉजिक पूरी करूं, 190 की लॉजिक क्या करूं? पूरी करूं। तो इसलिए रखा कि ये हर साल क्या हो जाए, नील हो जाए और मुकम्मल 190 ही जा रहा हो। ठीक है, अदरवाइज तो पूरा कभी भी नहीं देते, वो पैसे बचा के रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। 10, 15, 20, 25% दे देते हैं और बाकी क्या कर देते हैं? 50, 60, 70, 80% रिटेन करके रखते हैं। ले जी, अब बताएं कि नोट बनाना है। स्टेट कैसे लिखते होते हैं जी? कंपनी का सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? नेम। फिर क्या लिखेंगे? नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो सा भी साल हो, करंट ईयर। क्योंकि मैंने बहुत सारे साल बनाने हैं, 3-4 साल बनाने हैं, इसलिए नहीं लिखूंगा। चले अब बनाते हैं हम
नोट, और नोटो नोट होते हैं। जी बच्चों, सबसे पहले क्या लफ्ज़ लिखा करते हैं आप? चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, कंपनी नेम, फिर क्या लिखूँ? नोट्स टू दी, मैं रोज़ाना यहाँ से कॉपी किया करूँगा। फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ भी क्या लिखते होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा वो बताएं, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको तो पता नहीं है। किसका ओपनिंग बैलेंस? जी नहीं, हेडिंग का नहीं लिया। नोट की कोई हेडिंग नहीं होती, क्या की कोई हेडिंग नहीं होती? कोई भी नोट का नंबर और लिखेंगे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लिखा जाता होता है। नहीं, नॉन करंट एसेट नहीं लिख सकते बेटा। आपको नोट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बनाना है, नॉन करंट एसेट का नोट नहीं बनता। नॉन करंट एसेट तो इससे ऊपर आ रहा है। नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पहला, फिर दूसरे नंबर पर इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, FAR2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे कोर्स का हिस्सा है वो भी नॉन करंट एसेट है। ठीक, तो इस चीज का नोट बन रहा है, बताना है किस चीज का नोट बन रहा है। फिर ये नोट का नंबर है, 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर साथ दे, ठीक, क्योंकि इसके सब नोट्स बनने हैं। क्या बनने हैं? सब नोट्स बनने। तो जब सब नोट्स बनाने हैं तो फिर क्या आगे नीचे जाके लिख लेंगे 1.1, 1.2। अगर 15 नंबर नोट लिख देंगे तो फिर उसका सब नोट बन जाएंगे 15.1, 15.2। इट्स अप टू यू कि कौन सा नंबर देना है। इसके बाद क्या लिखते हैं? एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग वगैरह सारा बनाने के लिए क्या लिखते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या लिखते हैं जी? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ये असल में होता है आपके एसेट का अकाउंट। क्या होता है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होती है असल में? एसेट का अकाउंट। और ये नोट कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली अ टी अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फॉर्म में टी अकाउंट लिखने का नाम नोट है। क्या जी? नोट किस चीज का नाम है? स्टेटमेंट फॉर्म में नोट लिखने का नेम क्या है? स्टेटमेंट फॉर्म में टी अकाउंट लिखने का नेम नोट है। अच्छा, है भी एच भी लिखना था। आप भी ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश या सॉरी उर्दू। सबसे पहले टी अकाउंट में क्या आता है? यहां से देखते हैं, क्योंकि नोट बनाना है, लॉजिकल बनाना है ना। ये आ गया टी अकाउंट। 13 साल पिक करते हैं, क्या हो रहा है? ओपनिंग बीडी आ गया। क्या इसको क्या ऐड किया? इसको क्या बोलते हैं?
एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट या एसेट डेबिट, पेबल क्रेडिट या एसेट डेबिट और एडवांस क्रेडिट। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडिशन। क्या लिख सकते हैं, एडिशन। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक एंट्री तो हो रही है ना। अब मैं ये सारी जितनी एंट्रीज आपने की हैं इसको क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख कर दिखाता हूँ। डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है। तो हम अपने आसानी के लिए कुछ और काम भी कर लेते हैं नोट के अंदर। एक ऐसी नोट पर काम कर करूँगा, पूरा IT का दौर है और मुझे काम करवाना है, तो मैंने ये काम आप लोगों को करवाया हुआ है, तो मैं क्या कर लूँ, IT से फायदा उठा लूँ ना, बिना उठाऊँ। ये आ गया, मुझे आगे करना नहीं पड़ेगा। ले जी, सबसे पहले क्या आ जाएगा फिर इसमें, ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एसेट काउंट की नेचर डेबिट। डेबिट में डेबिट क्या होता है, तो फिर क्या कह सकता हूँ, एडिशन में क्या होना है, ऐड होना। ठीक, अब आए इधर नीचे रखा है, ये क्या हो रहा है, एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। क्या ये रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री है जी, रिवैल्यूएशन की वजह से हुई है ना। और ये आप एलिमिनेट कर रहे हैं, क्या एलिमिनेट कर रहे हैं इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के नाम लिख सकते हैं। अब एसेट में ये काम हो रही है, यहाँ पर आप इसको ट्रांसफर लिख सकते हैं, आप इस एंट्री के लिए इसको एलिमिनेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ पर कैंसलेशन लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हवाई एंट्री वो ना लिखिएगा बस, कि क्लास में सर ने हवाई एंट्री बोला था तो आप वहां पर लिख दिए हवाई एंट्री, तो फिर हवाई एंट्री का उसको कुछ समझ नहीं लगेगा। क्लास वाले सारे बच्चों को लग जाएगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। क्या लिखना है, ट्रांसफर, एलिमिनेशन या फिर कैंसलेशन। सबसे ज्यादा मैं ट्रांसफर लिख रहा हूँगा चांसेस है, लेकिन लिख कुछ भी सकते हैं, जो मर्जी लिखते हैं, आज मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये किसके लिए है, एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट, एसेट के क्रेडिट होने से डेबिट में क्रेडिट क्या होता है, लेस हो। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या लिख लेता हूँ, इसको प्लस लिख लेता हूँ, इसको माइनस। ठीक, ये लेकिन लॉजिक है पूरी एंट्री की, इसके बैक एंड। नेक्स्ट आपकी हो रही है एक अदद रिवैल्यूएशन। ठीक, एसेट क्या हो रहा है, अभी डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर गया वो नीचे ले आया था मैं, फिर क्यों ऊपर पागल आ रहा, अभी यहाँ पर ये बढ़ रहा है, कल को ये कम हो सकता है, इधर आ जाएगा, कभी बढ़ेगा कभी कम। एसेट की वैल्यू गिर भी तो सकती है क्या नहीं, जब वैल्यू गिरेगी तो फिर एसेट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। इसके अलावा जो वर्किंग बनाई है उसमें कितने कॉलम बनवाए मैंने, वर्किंग के मेन कॉलम जो जिसमें वर्किंग कर रहे होते हैं, जिसमें वर्ड क्या नाम है, फिगर्स लिख रहे होते हैं, अमाउंट्स लिख रहे होते हैं। अमाउंट्स के लिए एक एसेट का कॉलम, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम और एक प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। तो बढ़ने में या कम होने में दो चीजों का किरदार हुआ करेगा, वो भी किरदार आ जाएगा।
तो आप लिखेंगे यहां पर साइन प्लस माइनस का कहां से मिलेगा, कुछ नहीं मिल जाएगा, प्लस माइनस का साइन सिंबल्स यहाँ से कहीं से मिल जाएगा, किधर है प्लस माइनस साइन, ऊपर है सबसे पहला रिवैल्यूएशन सरप्लस एक बन जाएगा और एक अगला कॉलम आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप लोग सारे बनाया करते थे या नहीं बनाया करते थे जी? नहीं नहीं, जो जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं दरमियान में, चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या करना है, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का अकाउंट जो कि एसेट का अकाउंट है, ओपनिंग आ गया, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट और लेवल रिवैल्यूएशन की वजह से ये अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है, और दोनों कॉलम के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो दोनों कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर एक चीज होती है डिस्पोजल। क्या होती है? डिस्पोजल की वजह से एसेट खत्म हो जाता है, खत्म होने की वजह से वो कम हो जाता है, जस्ट नोट पूरा करने के लिए, उसकी एलिमेंट्स पूरे करने के लिए लिख दिया। जब डिस्पोजल आएगी तब ये भी इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन नोट में इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं है। ये फॉर्मेट मारा गया हो गया 100% मुकम्मल। यहां पर आप लिख देंगे क्लोजिंग, ठीक। तो ये एसेट अकाउंट की क्या हो गया, 5-6 लाइन्स हैं जो कि हम बार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अजबर हो जाएगा। 5-7 लाइन्स को सब मुश्किल काम होता है, और उसमें भी 5-7 सारी एंट्रीज ही आ रही हैं। दूसरा अकाउंट हमारा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। एक आधी लाइन खाली छोड़ें और क्या बना दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी नेचर करेक्ट। इसका भी वीडियो होता है, वीडी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा तो वीडी लिखेंगे या ओपनिंग लिख लेंगे। इसको ओपनिंग भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को भी बैलेंस फलानी डेट, बैलेंस डेट ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजों को।
क्लोजिंग को बैलेंस फलाना, बैलेंस फलाना। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है। दोनों से मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक एंट्री रूटीन में चलती है, वो क्या होती है? डेप्रिसिएशन। क्या होती है? डेप्रिसिएशन। तो ये तो पक्की सच्ची एंट्री है ही है। तो क्या इसका लिखा जाए? क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड होता है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। नहीं, बेहतर क्या है, मैं खुद शॉर्टकट में बोलता हूं और इसमें मैंने मजीद शॉर्टकट कर ही दिया है, डीईपी लिख दिया। तो ये और शॉर्ट ना करो। फॉर द ईयर असल में आप बना क्या रहे हैं? एक नोट बना रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी देनी है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उसमें मैंने खुद शॉर्ट कर दिया डीईपी लिख के। खाली डीईपी फॉर व्हाट? ठीक, फॉर द ईयर वाली चीज आप लिखते हैं तो बेहतर है। और क्या चीज हो रही है बताएं? इसमें भी एलिमिनेशन आती है। आपकी एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। तो एलिमिनेशन इसमें भी होना। तो सेम वर्ड, सेम 3 वर्ड्स यहाँ पर भी यूज हो सकते हैं। कौन कौन से? एलिमिनेशन, कैंसिलेशन या ट्रांसफर। यहाँ पर प्लस होगी माइनस होगी? क्यों? क्योंकि क्रेडिट में डेबिट माइनस होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इसी वजह से क्या हो रहा होगा? ये माइनस होगा। और ये अपनी आसानी के लिए हम कर रहे हैं, नोट में लाजमी नहीं है कि आप ऐसे लिख रहे हैं। ये अपनी आसानी के लिए यहाँ पर यह है कि हम इधर गलती ना कर रहे हैं, इधर प्लस ना कर दें, इधर जो माइनस चीज होनी है वो गलत ना कर दें। और क्या चीज आ रही है जी डेप्रिसिएशन में? और कोई चीज आती है? एक चीज आ सकती है डिस्पोजल वाली। क्या आ सकती है? डिस्पोजल वाली आ सकती है, अदरवाइज और कोई चीज नहीं आती है। तो डिस्पोजल वाली चीज जब पढ़ेंगे उस वक्त करेंगे, लेकिन नोट को मुकम्मल करने के लिए मैंने क्या कर दिया? लिख दिया। अब इसका भी आ जाएगा एक अदद बैलेंस। ये हो गया हमारा नोट, मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुकम्मल हुआ। इसको बोला मैंने ए, इस क्लोजिंग को बोला मैंने बी, और पेपर में आप ऐसे ही बोल देंगे, ए भी बोल दें, x5 बोल दें, जे के बोल दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन इनको बोल लें। ठीक है? फिर अगला लफ्ज जो होगा वो लफ्ज यूज होगा नेट कैरिंग अमाउंट, और इसके सामने आप लिख देंगे ए माइनस बी। लिखे ना लिखें, इक्वल टू सी लिखें ना लिखें, लेकिन उसका फार्मूला ए माइनस बी लिख देंगे। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करें तो क्या चीज आती है? नेट बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, सारे मुख्तलिफ नाम है और उसका एक बहुत अच्छा सा नाम क्या है? नेट कैरिंग अमाउंट। ये वाली वैल्यू आपकी मैच होगी योर वर्क। ठीक है? नेट कैरिंग अमाउंट वैल्यू आराम से मैच होगी आपकी किससे? वर्किंग से।
इसके बाद आएगी एक और वैल्यू, ये आप अपने सामने लिख दें, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, मैच विद वर्किंग। अब नेट कैरिंग अमाउंट आपको दो बतानी होती है, एक क्लोजिंग बतानी होती है, क्या बतानी होती है, क्लोजिंग की, और एक बतानी होती है आपको ओपनिंग की डेट। इसकी ओपनिंग की डेट। और हमें टाइम जाया हो सकता है हमारा अगर हम कैलकुलेशन में पड़ जाए तो उसका हल क्या है, मार्क्स भी लेने हैं और कैलकुलेशन भी नहीं करनी। उसका हल बड़ा आसान सा है कि यहाँ पर जाएं, ओपनिंग के सामने एक लिखें x, और इस ओपनिंग के सामने लिखें y, और यहाँ पर जाएं और क्या लिखें x माइनस y। अब आप चाहे इसकी कैलकुलेशन दोनों की कैलकुलेशन ना करें, आप मार्क्स ले लें, पूरे मार्क्स, उसकी वैल्यूज तक के मार्क्स ले लेंगे। ये वाली चीजें हम लोग नहीं करते। बहुत सारी चीजें जो हम आराम से मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी कैलकुलेशन में 4 मिनट लगा देते हैं और हम ऐसे मार्क्स नहीं लेते हैं और डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने ऐसे मार्क्स भी लेने हैं, अपना टाइम सेव करना है, पूरा पेपर मुकम्मल करना है। पेपर मुकम्मल करने के बाद अगर टाइम होगा तो क्या कर देंगे, और अगर आप इन तरीकों पर, इन एग्जामिनेशन टेक्निक्स पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह 10-15 मिनट आप पहले मुकम्मल कर चुके हैं पेपर, इंशाल्लाह। अब हम नोट बनाते हैं, इसको कहते हैं मेन नोट, ठीक है, ये मेन नोट है। इस यहां तक के हिस्से को एनालिसिस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल देते हैं। लें कौन कौन सा साल है, 2018, 2019, 2020, 2021। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी बार बार बोलना है, ये नोट बनाते हुए दिखरा क्या करना है, बार बार बोलना है, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा दो चीजें आती हैं, या नोट आता है या एक्सट्रैक्ट्स आते हैं। चाहते हैं या नोट या एक्सट्रैक्ट्स। ये रिसेंट ट्रेंड ये चल रहा है IAS 16 से रिलेटेड, या नोट या एक्सट्रैक्ट्स, ये ट्रेंड चल रहा है। रिवैल्यूएशन हो या ना हो, ये फिक्रा दोनों के लिए अभी बोला है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। किससे पूछना है, क्वेश्चन से पूछना है। कैसे पूछना है, ये वाली बात क्वेश्चन से पूछनी है डायरेक्टली। जरा मुझे बताएं, ईयर एंड 31 दिसंबर 21 पर, 31 दिसंबर 21 कहां पे होगा, ये क्लोजिंग। मैंने कहा था रिवर्स ऑर्डर में भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, शुरू ही रिवर्स ऑर्डर से करवा रहा हूं, ना समझ लगी फिर बताइएगा। आपने क्वेश्चन से देख के मुझे बताना है ये वाला क्लोजिंग कितने पर होगा, क्वेश्चन से। क्वेश्चन भी कहीं दूर जाऊं मैं, ऐसी की तैसी इस क्वेश्चन की फिर कहूंगा कि जी वर्किंग के लिए भी मैं जाऊं, इको वाली काम करना। क्या जनाब, नोट इधर ले आऊं या इसको उधर ले जाऊं, जैसी मेरी मर्जी, मेरा लैपटॉप मेरी मर्जी। मेरा नोट मेरी मर्जी है।
ऐसे ही है ना? लेंगे काफी है, देख के बताएं जी। 31 दिसंबर 21 पर एसेट कितने पर मौजूद होगा? 110 पे। आप खुद बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, आप भी बोल रहे हैं ना। पेपर में भी ऐसे ही देख के क्वेश्चन देख के लिख सकते हो। कम से कम ओपनिंग क्लोजिंग ही लिख लिया तो क्या हो जाएगा, आधे से ज्यादा नोट बन गया। ठीक है, तो जस्ट एक फिक्रे के ऊपर आपने गौर किया और आपने कहा है 110 पर मौजूद होगा। यकम जनवरी 20 को ये रीवैल्यू हो गया, यकम जनवरी 20 के बाद ये दोबारा से रीवैल्यू नहीं हुआ। इसका मतलब 31 दिसंबर 20 पर भी कितने पे होगा? 110 पर। और 31 दिसंबर 21 पर भी किस पर होगा? 110। डन। आपने नोट बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर क्लोजिंग लिखना हो 31 दिसंबर 21 का तो क्या लिख दोगे? 110 लिख दोगे। ठीक हो गया जी? बताएं 31 दिसंबर 20 पर कितने पे होगा? यहाँ पर भी लिख दूं 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? क्लोजिंग देखना है। पिछले साल का क्लोजिंग देखना है। क्या करना है? पिछले साल का क्लोजिंग देखना है। मैं अभी वर्किंग के ऊपर नहीं गया, कहां पर हूं? क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूं। ये क्लोजिंग अगले साल 2021 का क्या बनेगा? ओपनिंग। यहां से देखना है। इसको देखना हो तो पिछले साल की क्या देखनी है? बस ये देखने रखना है। क्या देखना है? ये ओपनिंग देखने के लिए क्या देखनी है? पिछले साल की क्लोजिंग। ये चीज देखना है। क्या यहां पर भी 110 फिल कर दूं? ये ओपनिंग देखने के लिए क्या देखूं? 2019 की क्लोजिंग। फिक्रा क्या है? किसी भी ईयर एंड पर एसेट काउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। अब कौन सी डेट देख रहे हो? 31 दिसंबर 19। कौन सी? 31 दिसंबर 19 पर एसेट कितने पर मौजूद होगा? 100 पे। पक्का? रीवैल्यू कब हो रहा है? यकम जनवरी को 20 में 19 के एंड पर क्या होगा? ये 100 पे होगा। इसलिए बोल रहा हूं बार बार, ईयर एंड लफ्ज भी मैंने ईयर एंड लिखवाया है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट काउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। ये 100 मैंने तो फाइंड नहीं किया, आपने किया। ऐसे ही है। 31 दिसंबर 19 का अगर मैं यहां पर लिख दूं 100 तो गलत हो गया क्या? एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ये क्लोजिंग पहले फाइंड करना है, ओपनिंग बाद में लिखना है। ये आपने फाइंड किया। मूवमेंट दरमियान की बाद में देखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग डायरेक्टली कहां से वेरीफाई होंगे? क्वेश्चंस। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18 सही होगा? ठीक है। ओपनिंग फिर ये भी हो गया। अब यहां का बताएं मुझे। किधर गया? नीचे था बस जी। ओपनिंग नहीं होगा। मैंने क्या बोला? एक ईयर एंड देखना है, पिछला ईयर एंड देखना है। पिछला ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 18 का पिछला ईयर एंड 31 दिसंबर 17। तो 31 दिसंबर 17 पे तो एसेट था ही नहीं, लिहाजा ओपनिंग क्या होगा? नहीं होगा। ठीक, कि आप सारे का सारा आधा नोट, थोड़ा बहुत नोट ओपनिंग क्लोजिंग की हद तक आपने कहां से किया है और किस ऑर्डर में करवाया है? आप भी पेपर में कर सकते हैं ना। मीन्स कोई भी साल दे देगा, कर लोगे। दरमियान में से कोई एक साल उठाकर दे दिया जाए तो वो हो जाना चाहिए
है। सो सिंपल इज दिस इंशाल्लाह। तो ये हो गया आपका आधा नोट, यहां पर आपने लिख दिया नील या जीरो। ठीक, अब आपने जाना है अपनी वर्किंग पर। ये पहला स्टेप हो गया, आपने बना दिया। अब आपने जाना है अपनी वर्किंग पर। वर्किंग में 1-2 साल करवाने लगा हूं फॉरवर्ड, फिर क्या करेंगे रिवर्स, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स। देख लेंगे, एक मिक्सिंग करते हैं, हर तरह से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। स्टार्ट 31 नंबर 17 नील लिख दिया। जगम जनवरी 18 को क्या आई है एडिशन हुई है। क्या हुई है एडिशन, कितने की 100। जाके एडिशन में लिख सकते हैं। एडिशन में आप लिख देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर नोट का सवाल आ गया तो, अगर नोट का सवाल आ गया, आपने रिक्वायरमेंट में पढ़ा प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द फलाना ईयर, क्या काम करेंगे सबसे पहला? ओ गुड, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप ये फॉर्मेट बनाएंगे। ये लेफ्ट वाली चीजें पूरी लिख देंगे पेज के ऊपर। कौन से पेज पर? लेफ्ट पेज पे। किस पर? लेफ्ट पेज पे आगे लिख देंगे खपा। यस, खपा। फिर आगे डिपेंड करता है कि आपका नोट किस हद तक लेंथी उसने पूछा, कितने मार्क्स का पूछा। उसके हिसाब से आप वर्किंग सोचेंगे कि वर्किंग को आपने सेकंड पेज पर करना है या फिर कौन से पेज पर? लेफ्ट पेज तो हो गया ना पहला। अब वर्किंग या तो दूसरे पेज पर हो सकती है, या तीसरे पर, या चौथे पर। ठीक, फर्ज करते हैं क्वेश्चन लेंथी है, दूसरे पर भी नोट जाना है। अब बताएं थर्ड पर कर लिया जाए? नहीं करेंगे थर्ड पर, चौथे पे करनी है। क्या करनी है? ये वाली वर्किंग, ये वाली वर्किंग कौन से पेज पे करनी है? क्यों? पेज जाया करना। रजिस्टर लेकर आना, इधर लेकर आना, घर वाले बच्चों को भी बताना पेज जाया करना। ये बच्चों आपने बना लिया लेफ्ट साइड पर नोट। यहां पर भी कुछ सब नोट्स आने हैं, मेन आंसर स्क्रिप्ट का पार्ट बनते हैं। ये बताएं यहां पर वर्किंग करनी है, यहां से देख के लिखना आसान है, ये यहां से सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे, सजा खबा सजा, यहां से लिखना क्या है, देख के करना आसान है इन 2 पेजेस पर। ये मेन आंसर और ये मेन वर्किंग है। ये अगर बेचारा खाली भी रह गया ना तो कोई टेंशन नहीं। आपने हर क्वेश्चन के टॉप पर क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, उस पर ये वाला क्वेश्चन नंबर लिख दे और खाली छोड़। क्या कहेगा एग्जामिनर? मारेगा? 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये फीस भरी हुई है, पैसे भी पूरे करने हैं, आवाज भी कभी कभी लगानी पड़ सकती है, शीट प्लीज। मैंने आपको सिंपल लॉजिक दी है कि शीट प्लीज नहीं बोलना, क्या बोल, काम करना है, टाइम सेविंग टेक्निक ओनली। ठीक, ये क्या है? ये आपकी अभी R1 में भी काम आएगी, CM में भी काम आएगी, R2 में भी काम आएगी, MF में भी काम आएगी, और थ्योरी में इतनी ही काम आती है। थ्योरी समथिंग डिफरेंट है। जितने भी मैथमेटिकल हैं, टैक्स में भी, यस टैक्स में भी काम आएगी ओबियसली। जहाँ पे मैथमेटिकल MF में भी काम आएगी, जहाँ पे मैथमेटिकल काम है वहाँ पर ये वाला काम आपने ऐसे ही रखना। ठीक है? तो कुछ चीजें होती हैं जो हर पेपर के लिए होती हैं, ये हर पेपर के लिए सिवाय थ्योरी के, क्योंकि वहां पर तो आधे पेज के ऊपर भी सवाल खत्म हो जाता है। हाँ, टाइम पता नहीं किधर जा रहा है। मैंने अभी तक सवाल का कुछ भी नहीं हिस्सा करवाया, कोई याद नहीं मेरा। एडिशन कितने की हुई है जी? 800 की नहीं थी?
100 की एडिशन होगी, ये किधर गया? नहीं कल नहीं होगा, कंट्रोल जी हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या चीज हुई है, अब आपने तरतीब से काम शुरू करना है। क्या करना है? तरतीब से, जर्नल एंट्री की तरतीब से। ये जर्नल एंट्री की तरतीब है, काम तरतीब से करना है। ये एडिशन होगी। अगला काम क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन। कहाँ पर लिखी जाएगी? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक। 2017 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग क्या होगा? 0 नहीं होगा। बैठा सर अभी तो रिवर्स नहीं कर रहे थे। नहीं यार, वो अभी रिवर्स में अभी आपको एक चीज सिखाई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले जरा फॉरवर्ड सिखाने दें, क्योंकि बाद में उसको रिवर्स करना आसान है। इस चीज को स्टार्ट में रिवर्स करवाना मुश्किल नहीं था, फिक्रा एक लिखवा दिया हुआ, उस फिक्रे के ऊपर सारा काम हो जाता था, चेक भी करवा दिया होगा। अब पहले लर्न करवा के फिर रिवर्स ऑर्डर में सिखाऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। तो मैंने कहा था फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पहले जरा सा ये काम कर लिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए नेल। और डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी किया आपने? 10। तो इस साल में क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। बन सकता है? ये बताएं, इस 100 में से जो ए लिखा हुआ है 100, इसमें से ये बी 10 लेस कर दिया जाए तो कितने पे पहुंचता है? 90 पर। और मैंने ये कहा था कि ये वाली चीज आपके साल की वर्किंग से मैच करेगी। इसके सामने लिखवाया था नेट कैरिंग अमाउंट के साथ, मैच विद योर वर्किंग में आपका साल, पहला साल एंड कहां पर हो रहा है, WDV कहां पर है, ये मैच होगा। ठीक है। पहला साल क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अगला साल 2019। अब करना है, हमने सीखना है इंडिपेंडेंटली। क्या सीखना है? इंडिपेंडेंट काम करना है। आप सिर्फ काम कौन सा कर रहे हैं? 2019 का कर रहे हैं। आपको नोट क्या आ गया? सिर्फ 2019 का। अब आपने 2018 का क्लोजिंग बनाया हुआ नहीं है, फर्ज करें नहीं है, यहां से डायरेक्टली बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्या आपका स्टार्टिंग 2019 का स्टार्टिंग यहां से हो रहा है? एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग होता है। तो इसका मतलब है स्टार्ट भी यहां से हो रहा होगा। क्या है? यहाँ पे एंड हो रहा होगा। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। इसका मतलब स्टार्ट यहां से हो रहा होगा, 2019 का एंडिंग यहां पर होगा। आपने एसेट अकाउंट तो ढूंढ लिया हुआ है, किसी भी डेट पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवर्ड अमाउंट पर मौजूद होता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर खड़े होकर देखोगे। कहां पर? ओपनिंग देखना ना, ओपनिंग देखना। तो पिछले साल का क्या होगा? क्लोजिंग। यहां पर खड़े होकर देखोगे कि मैंने आज तक पिछली कॉस्ट से आज तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली हुई है। क्या देखोगे? आज से पिछले सालों में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हुए हैं। कितनी चार्ज कर चुके हैं? ओपनिंग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 10 यहां से ऐसे सोचकर लिख दोगे इंडिपेंडेंट काम करने के लिए। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग भी होता है। अगर आपने पहले से कर लिया हुआ है तो यहां पर आप ओपनिंग लिख देंगे। या सही ओपनिंग है या डेप्रिसिएशन? तो सॉरी, डेप्रिसिएशन यानी अच्छे ओपनिंग है। जज़ाकल्लाह। यस, दिस वन इज ओपनिंग। ठीक है जी। ये भी पता चल गया इंडिपेंडेंटली कैसे लिखना है, और ये भी पता चल गया कि एक साल का क्लोजिंग अगले साल का यहां से उठा के लिख सकते हैं। अब अगली कहानी
आप वर्किंग के अंदर भागे भागे गए, आपने ये वाला हिस्सा तो मुकम्मल कर लिया था। कहाँ से? क्वेश्चन से जो ही आपने देखा ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? सेम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, लिहाजा ये वाला हिस्सा तो साइड पर। अब आप आएंगे क्या नाम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? आपने ऐसे ही क्या कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। अब क्या काम हो रहा है इस साल में? सिर्फ क्या हो रही है? डेप्रिसिएशन हो रही है। आप क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे और क्लोजिंग बना देंगे कितना? 20, 10 जमा 10 20, 100 में से 20 के बाकी 80। दिस शुड बी मैच विद योर वर्किंग किधर है? और वर्किंग से मैच कहां से हो रहा है? W DV, ये मैच हो गया आपका। अब बताएं, अगला साल आ गया 2020, इंडिपेंडेंटली करना है। इंडिपेंडेंटली करना है तो नोट के अंदर सबसे पहले काम क्वेश्चन से पूछ के आपने लिख लिया, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवेल्ड अमाउंट पर मौजूद होता है। तो आपने यहाँ पर लिखवाया पिछले साल का क्लोजिंग 31 दिसंबर 20 पर क्वेश्चन से देखा और वो क्या था? 100। फिर 31 दिसंबर 20 पर जाकर देखा तो वो क्या था? 110। आपने ये लिखा हुआ है, इसके अंदर मूवमेंट है। ठीक है, एक तो ये काम किया आपने। अगला काम जब आप करने गए यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिखने के लिए पिछले साल का क्या देखना है? क्लोजिंग। कहां से देखोगे? जाओगे जाके वर्किंग में जाओगे। कहां पर जाओगे? वर्किंग में, नीचे है। अपनी कौन सी क्या करोगे? डेट देखोगे, ये आ गई डेट। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग है। तो इस डेट पर आज तक पिछली कॉस्ट से लेकर या फिर पिछली रिवेल्ड अमाउंट से लेकर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज? 20 चार्ज होगी। इसका मतलब है मेरा पिछले साल का क्लोजिंग कितने पे होगा? 20 पर। और ओपनिंग भी कितने में बनेगा? 20 पर। बन गया? चलो 20 उठाएंगे। बगैर पिछले साल को देखिए हम काम कर रहे हैं, ताकि जो सा साल हो वो हम आराम से कर जाएं। जो सा भी साल बोले हम ऐसे चुटकी में ये काम कर, खाली घर में बैठ के दोबारा से करना है, 2-3 दफा करना है। 2-3 दफा करेंगे आज भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम ही टाइम है। खैर, जो साल सही वाला आया वो तो अभी तो काम शुरू है। कल ही बोलना, आज मैं काम करके नहीं छोड़ते। ये वाला साल बस कबल तो रहूँगा, बाकी साल आप बना के लाएंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? अब वर्किंग में जाएंगे। क्या करेंगे? मीन्स आपका पहला स्टेप होगा क्वेश्चन करने का, नोट का फॉर्मेट। दूसरा स्टेप होगा वर्किंग। रिकॉर्डिंग देख के फिर क्या बना दोगे? वर्किंग बना दोगे। और फिर तीसरे स्टेप पर चीजें उठाकर फिल कर दोगे। चले फिर इधर नीचे था क्वेश्चन और उसकी वर्किंग। अब आपका 2020 है। क्या है? 2020 के लिए आपका पूरा साल की क्या काम करेंगे? कहाँ से लेके कहाँ तक आइडेंटिफाई करेंगे? पिछले साल के क्लोजिंग से शुरू करेंगे और इस साल की क्लोजिंग तक आपका काम। पहला स्टेप क्या होगा? डेट वाइज आपने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो फाइंड कर ली है। अगला काम क्या होगा? कैसे रीवैल्यू हुआ है? रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एंटायर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। साल के शुरू में होगी। इसका मतलब साल के शुरू में जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी सारी उठाई जाए, क्या कर दी जाए? ट्रांसफर कर दी जाए। इट मींस पहली एंट्री आपकी हो गई, यहां से ट्रांसफर की कितनी?
20 की, और आप इसे लेस कर देंगे और लिख देंगे 20। ठीक दी? इस एंट्री को पढ़ें, क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। दूसरा काम क्या कर रहे हैं? एसेट को जाके क्या कर दो? क्रेडिट। यहाँ पर जाओ और 20 यहाँ से भी क्या कर दो? लेस कर दोगे, और ये फिर एंट्री क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। स्टॉप हो गया। अगला काम क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, एसेट बढ़ रहा है। इस एसेट के बढ़ने के ये दो हिस्से हैं। क्या है? ये दो हिस्से हैं, एक सरप्लस वाला और एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इस टोटल में के दो हिस्से, ये भी हो सकता था ये 25 होता, ये 5 होता। ठीक, तो 5 से क्या है? मैं क्या हो सकता था, वो कल कराऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। 30 मौजूद है, तो ये वाला 30 सरप्लस के कॉलम वाला है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा और जाकर यहां पर दो मैंने लिखे, रीवैल्यूएशन सरप्लस प्लस में भी है और माइनस में भी। ये बताएं अब प्लस में आ रहा है या माइनस में? प्लस में बढ़ रहा है। कितने से? 30 से। तो मैं इसके सामने जाऊंगा और लिख दूंगा कितना? 30। ठीक, डन। अब आप कहां पर पहुंच गए? ऐसे कहां पे पहुंच गया? 110। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहां पे जब आप पहुंच गए कि आपका एसेट अकाउंट 110 पे पहुंच गया या नहीं पहुंचा। इट शुड बी। आपने क्लोजिंग पहले से लिख दिया था, लेकिन चेक करें क्या ये 100 से ये 20 माइनस करें, 30 ऐड करें तो 110 पे पहुंचता है, या अगर नहीं पहुंचता तो इसका मतलब है कोई ना कोई गलती हुई है, क्योंकि आपने पहले से फाइंड कर लिया हुआ है। एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। अगर आप हाँ ईयर एंड पर, तो अगर ये चीज मैच नहीं हो रही, मींस यू हैव मेड सम मिस्टेक। चलें फिर कहां पर पहुंच गए? इस पर। अगली चीज क्या है? डेप्रीसिएशन कितनी? 13.75। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 13.75। जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाती है? निल हो जाती है। ये लिखवाया हुआ है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रीवैल्यू होने पर निल होगी। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 13.75, तो क्लोजिंग कितने पे आएगा? 13.75 पर आएगा। और 110 में से 13.75 माइनस करें तो क्या बनेगा? 1 तो नहीं होगा, 96.25 पे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू क्रॉस वेरीफाई होगी मेरी वर्किंग से 96.25। अगर ये मैच हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हम सही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला साल कर लोगे, अगले साल में तो आएगी उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज मिल गया, बस एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, कहानी ओके। ठीक, खास में लगती। अब आप होमवर्क कर लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो कर देना। थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए। टेस्ट वगैरह नहीं देते, दे दिया करें ना, बुक दिखाना। रिवैल्यूएशन अभी तो हमने एक दिन किया है, मैं कैसे आपको ढेर सारे पास पेपर दे दूँ? कोशिश करते हैं।
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपको कल नहीं मिल रहा था, पेज नंबर 1-98 पर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 28 पेज 1-98 पर है। मेरा हर चैप्टर को मैंने उस चैप्टर का नंबर दिया हुआ है। मेरा हर चैप्टर एक नंबर से शुरू होता है, 1 नंबर पेज। ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, उसका पेज नंबर 98 बन रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 30 भी ट्राई करेंगे। और एक सादा सवाल भी कर लेंगे, एक दो सादा सवाल भी तो कर लेने चाहिए ना, सिंपल वाले। उनका भी तो हक है ना। पीआरसी वाले सवाल दूंगा। कौन से? पीआरसी वाले, बच्चों वाले सवाल होंगे। देखते हैं बच्चों वाले सवाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, ये पेज क्या नाम है, पीआरसी का सवाल है। पीआरसी की एग्जाम्पल 19 है। पेज हमारी बुक का 1-57 पर है। पेज 1-89। यार पीआरसी के सवाल दिए हैं, पीआरसी के। कौन से? पीआरसी लेवल के सवाल दिए मैंने तो अभी आपको वाले R1 के लेवल के सवाल दिए ही नहीं। कौन सा? ईद की? ईद की वो कब है? हाँ हाँ, अब आप बड़े हो गए हैं, अभी मिलनी है इंशाल्लाह। अब नहीं मिलेंगी बेटा जानी। थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं, जा सकते हैं जी। आप छुट्टियाँ भूल जाएँ, अगर आपने छुट्टियाँ करनी है तो फिर सीए को भूल जाएँ। बेहतरीन तो यही है कि पढ़ लें, ये ना हो कि फिर देर हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।